नमस्कार। MHD 6 के अंतर्गत आज हम हिंदी भाषा और गद्य के उदय के विषय में जानेंगे। तो हिंदी साहित्य का इतिहास नामक अपनी पुस्तक में रामचंद्र शुक्ल आधुनिक काल की शुरुआत गद्य के विकास के परिचय देने के साथ करते हैं। वे प्रकरण एक शीर्षक में देते हैं, सामान्य परिचय गद्य का विकास। और क्या लिखते हैं? आधुनिक काल से पूर्व गद्य की अवस्था का उल्लेख करने के बाद वे खड़ी बोली का गद्य का परिचय देते हैं कि खड़ी बोली का गद्य उस समय उर्दू के रूप में मौजूद था और हिंदी के रूप में भी। वे क्या कहते हैं कि उस समय जो हिंदी मौजूद थी वो उर्दू के रूप में भी मौजूद थी, उर्दू युक्त रूप में भी मौजूद थी और दूसरे हिंदी संस्कृत युक्त रूप में मौजूद थी। हिंदी के रूप में उर्दू के रूप में खड़ी बोली फारसी लिपि के संशोधित रूप में लिखी जाकर और फारसी अरबी के शब्दों के बाहुल्य के साथ मौजूद थी और उसमें काव्य और गद्य दोनों लिखे जा रहे थे। इसके साथ साथ वो बताते हैं कि जो वो खड़ी बोली कैसी थी, जो उर्दू अरबी और फारसी के बाहुल्य के साथ जो उपस्थित थी और उसमें गद्य और पद्य उस समय दोनों का लेखन जो है प्रारंभ हो चुका था। जबकि यही खड़ी बोली नागरी लिपि में लिखी जाकर संस्कृत के तत्सम रूपों के बाहुल्य के साथ हिंदी रूप में प्रचलित होने लगी और यही खड़ी बोली हिंदी जो है दूसरी तरफ तत्सम शब्दों के साथ तत्सम के बाहुल्य के साथ संस्कृत से जुड़ करके और गद्य पद्य के रूप में भी प्रस्तुत थी, यानी उस रूप में भी उपस्थित थी। इस तरह एक ही भाषा दो लिपियों में लिखी जा रही थी, यानी भाषा थी खड़ी बोली हिंदी, लेकिन उसको लिखा जा रहा था एक उर्दू युक्त हिंदी और दूसरी संस्कृति युक्त हिंदी। सवाल ये था कि इस खड़ी बोली गद्य को आधुनिक हिंदी के रूप में स्वीकार कैसे किया जाए, जबकि इसी का एक अन्य रूप उर्दू भी मौजूद है। ये ऐसी समस्या थी जिसका किसी भी अन्य भारतीय भाषा को सामना नहीं करना पड़ रहा था। ये ऐसी समस्या थी कि कोई भी और भाषा में कोई इस तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा था, क्योंकि आज से पहले यानी हम कहें कि सन 2000 तक भी ये विषय चलता ही रहा कि हिंदी जो है बिल्कुल, बल्कि 2000 तक क्या कहना तो ये चाहिए 2015 तक, कि हिंदी के साथ यदि अन्य भाषाओं का प्रयोग कर दिया जाए तो लोग उसको स्वीकार नहीं करते थे। वो कहते थे हिंदी है मतलब हिंदी प्योर हिंदी होना चाहिए, लेकिन वो इस बात को भूल रहे थे किसी भी भाषा का विकास करने के लिए उसमें अन्य भाषाओं का मिलना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि अन्य भाषाएं उसमें मिल जाती हैं तो किसी भी भाषा का विकास जल्दी हो जाता है। जैसे अंग्रेजी ने अपनी खुली छूट दी, अंग्रेजी हर भाषा के साथ जाके मिल गई, इसीलिए वो विश्व स्तर पर पहुंच गई। इसी तरह से हिंदी का विकास यदि वे चाहते हैं तो हिंदी का विकास तभी संभव होगा जब अन्य भाषाओं में उसकी उपस्थिति मौजूद होगी, अन्य लोग भी उसको अपनी तरह से यूज़ कर पाएंगे। तो इसके लिए उन्होंने उर्दू शब्द स्रोतों को विदेशी करार दिया, उसे मौलवियों और मुंशियों की भाषा का उसे विदेशी हमलावरों से जोड़कर अभारतीय भी साबित किया। जाहिर है ऐसा करते हुए उर्दू हिंदी के सवाल को भाषा के दायरे से बाहर राजनीतिक दायरे में भी ले जाते हैं। यहाँ हमारे लिए स्वयं रामचंद्र शुक्ल के विचारों को जान लेना भी उचित है। खड़ी बोली का रूप रंग जब मुसलमानों ने बहुत कुछ बदल दिया और वे विदेशी भावों का भंडार भरने लगे, यानी जो मुसलमान लोग थे वो जब लिखने लगे तो विदेशी शब्द यानी उर्दू फारसी का जब भंडार खड़ी बोली हिंदी में प्रयुक्त करने लगे, तो इससे जो लोग संस्कृत के जानकार थे, संस्कृत के पंडित थे, उन लोगों को इससे समस्या होने लगी। तो इन लोगों में जो उर्दू से युक्त हिंदी लिखते थे उसमें
भूषणसूदन आदि कवियों ने मुसलमान दरबारों के प्रसंग में या मुसलमान पात्रों के भाषण में इसी बोली का व्यवहार किया है, क्योंकि इसी को समाज में ज़्यादा मान्यता प्राप्त थी। मुसलमानों के दिए कृत्रिम रूप में स्वतंत्र खड़ी बोली का स्वाभाविक देसी रूप हिंदी देश के विभिन्न भागों में पछाड़ के व्यापारियों के साथ फैल रहा था। यानी जो व्यापारी थे, जो कि जो आयात निर्यात का व्यवहार करते थे, व्यापार करते थे, तो उन लोगों के साथ भी चल रहा था। पर जैसा कि अभी दिखाया जा चुका है, मुसलमानों के दिए हुए कृत्रिम रूप से स्वतंत्र खड़ी बोली का स्वाभाविक देशी रूप देश के भिन्न भिन्न भागों में फैल रहा था। उसके प्रकार और उर्दू साहित्य के प्रचार से कोई संबंध नहीं था। धीरे धीरे यही खड़ी बोली व्यवहार की सामान्य और शिष्ट भाषा हो गई। जिस समय अंग्रेज राज्य भारत में प्रतिष्ठित हुआ, उस समय सारे उत्तरी भारत में खड़ी बोली व्यवहार की शिष्ट भाषा बन चुकी थी। जिस प्रकार उसे उर्दू कहलाने वाले कृत्रिम रूप का व्यवहार मौलवी, मुंशी आदि फारसी तालीम पाए हुए कुछ लोग करते थे, उसी प्रकार उस हिंदी के असली रूप का व्यवहार जो है हिंदू के साधु, पंडित और महाजन लोग करने लगे। अब अपने शिष्ट भाषण में वे इसी भाषा का प्रयोग करते थे। जो संस्कृत पढ़े लिखे विद्वान होते थे, उनकी बोली में संस्कृत के शब्द भी मिल जाते थे। यानी संस्कृत ने हिंदी को भारतीय लोग जो कि बहुत विद्वान होते थे, उन्होंने स्वीकार किया, और आम जनता ने खड़ी बोली जो उर्दू, अरबी और फारसी से युक्त थी, उसको स्वीकार किया। कल हम इससे आगे की चर्चा करेंगे। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब